कौन सा लॉ फॉलो होता है, सबको पता होना चाहिए, कोलार्श लॉ। जो बेचारे अभी 10th के लिए थे उनको ये इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा, बट 8 वालों के लिए इतना इजी क्वेश्चन आ गया। कभी पढ़ा है ये ऐसा? चाहे नहीं भी पता, इसमें तो तुक्का भी लग जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, तो भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे चुके हैं ये। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमनदीप, योर वेदांतु केमिस्ट्री टीचर, एंड स्वागत है आप सबका हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। एंड दिस चैप्टर इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो जेई के बच्चों के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, बट अगर हम एनालाइज करें लेटेस्ट पेपर को, तो आज का जो पेपर है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, तो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं 2023 से, यस, मोस्ट रीसेंट जेई एग्जाम पेपर। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे, एंड वी विल एनालाइज के कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड के सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ अपनी नोटबुक्स निकाल लो ताकि आप भी सॉल्व करो एंड आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस चैप्टर को, अगर पढ़ लिया है अच्छे से। सारी लेक्चर वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्ट कर दी हैं, एंड उनके नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कभी भी कोई नई सीरीज या वन शॉट या लॉन्ग लेक्चर्स रिलीज हो रहे हैं तो आपके पास कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जेई एग्जाम्स। ओके, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक ही क्वेश्चन आएगा, बट जो भी आएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने इजी ही रखा है, चलो देखते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आपको बताना है। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एमसीक्यू नहीं है, बट आपको एक नंबर इंटीजर की टर्म्स में नंबर मेंशन करना होता है, एंड व्हेन यू मेंशन दैट नंबर तो वहां पर 4 मार्क्स मिलते हैं अगर आप क्वेश्चन राइट कर रहे हो, एंड अगर गलत कर रहे हो तो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो चलो स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। सो हमें बताना है कि कौन सी वाली जो है वो सबसे ज्यादा करेक्ट है, सबसे करेक्ट वाली कौन सी है और कौन सी रॉन्ग है। कंडक्टिविटी ऑलवेज इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी का साइन क्या होता है, सिंबल कापा। तो कापा डिल्यूशन से क्या होती है, इट डिक्रीजेस। ये क्यों डिक्रीज कर रही है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था अपने नॉर्मल लेक्चर्स में। कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, दिस इज दी, अगर सपोज ये पूरे बॉक्स में जा रही है, इसकी पूरी कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो सिर्फ इस पोर्शन की 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर इसकी लेंथ हो, इसका जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा एंड इसकी लेंथ होगी 1 मीटर, तो जब ये होगा तब इसकी एक कंडक्टिविटी मेजर होगी, ठीक है। अब आता है डिल्यूशन की बात। जब डिल्यूशन हो जाती है सो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि जो आयंस हमारे सोल्यूशन में हैं वो इस पॉइंट से गुजर के निकलेंगे, तो वो तो डिक्रीज कर जाती है, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। सो दिस पॉइंट इज मेंशनिंग दिस थिंग ओनली कि कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है जैसे ही डिक्रीज हो जाती है कंसंट्रेशन, मतलब डिल्यूशन बढ़ जाती है। सो ये तो इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज राइट, ये तो राइट है। सेकंड, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। नहीं इंक्रीज कर रहे, वो तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग, यही मैंने जो एक्सप्लेन करा है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, हाँ, बट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, दैट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज कर जाती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे ही डिल्यूशन बढ़ जाती है वहां पर मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज ही करेगी, ओके। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए हमारे पास कौन सी D/Huckel अगर इक्वेशन फॉलो होती है, एंड अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वी फॉलो कौन सी वाली, कौन सा लॉ फॉलो होता है, सबको पता होना चाहिए, कोलार्श लॉ। सो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डिल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिसोसिएशन डिग्री। नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है, इसके मेरे लेक्चर्स में आप देख सकते हो, मैंने करवा रखा है। यहाँ पर ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इनमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो ये वाली इनकरेक्ट, ये तो इसमें आंसर क्या आने वाला है, 3।
whoever guessed it right, amazing, you guys are doing great job अगर इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर करने के लिए आपको पूरी समझ होनी चाहिए कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, सारी टर्म्स की। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी कैसे वेरी कर रहे हैं, उन सब का होना चाहिए। सो यहाँ पर उन सब का एक निचोड़ दे रखा है, मैं ये बोलूँ तो। अब ज़रूरी नहीं है वो कंडक्टिविटी ही पूछें, कई बार वो रेजिस्टिविटी भी दे सकते हैं। सो जब पढ़ने बैठना है ये टॉपिक को स्पेशली देना ध्यान, क्योंकि ये आ चुका है जेईई मेन 2023 के 15 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट को। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है ये तो न्यूमेरिकल है। ओके, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपसे पूछिए, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज कापा। वो कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड इज, ये हमें पूछ लिया है। ओके, तो इसके लिए हमें ये वैल्यू चाहिए, वो ऑलरेडी गिवन है, अमेजिंग। सो 1 बाय 1 हमें चीजें निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द सी वैल्यू, 0.0025। ये वैल्यू उनकी दे रखी है। सो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। सॉल्व कर लेना, इतना ही वैल्यू आपके पास आना चाहिए। ये मेरे पास आ गई इस चीज की वैल्यू, बट अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या रहती है मेरे पास, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इन्फिनिटी। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इसकी क्या वैल्यू रहती है, सो वो हमने कितनी निकाली है, 20 डिवाइडेड बाय 400। सो 400, ओके, 1/20। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। अब ये तो अल्फा की वैल्यू आई है, अब मुझे निकालनी है कापा की वैल्यू। अब कापा सॉरी के की वैल्यू, क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला सबको पता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.0025 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 1/20। 1/20 इंटू 1/20 डिवाइडेड बाय 19/20। इसको सॉल्व करोगे 19/20 आएगा। सो ये 20 ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, एक 20 कैंसिल हो गया। सो मेरे पास क्या बचा, 0.0025 20 इंटू 19। सो इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁻6। बट आंसर उन्होंने किस में पूछा है, दे हैव आस्क्ड मी द आंसर इन 10⁻⁻7 और उसकी इंटीजर की वैल्यू खाली है। सो ये 6.6 है, तो ये हो जाएगा 66। तो आपका राइट आंसर क्या आता है, 66। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज हाउ वी डिड। तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्या करना था, जस्ट आपको कोलार्श लॉ याद रखना है एंड मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, उससे ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे पास पहले तो हमने वैल्यू निकाली है मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अल्फा की वैल्यू से हमने निकाल दी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, जस्ट फॉर्मूला में चीज़ें पुट करनी थी। ये हमारे माइंड में रह जाता है कि जेईई के क्वेश्चन में तो डिफिकल्ट ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में अगर आ रहा है एंड क्वेश्चंस हो रहे हैं तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब भी ऐसे सेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दे भी रखा है और ये पीपीटी भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इन अ टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कैसे लगेगा, हमारे पास उन्होंने ये वैल्यूज दे रखी हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी वैल्यू है, वी वोल्टेज बता रहा है, इट इज ई नॉट। तो ये ई नॉट की वैल्यू मुझे दे रखी है। ओके, अब मुझसे पूछा है ई नॉट की वैल्यू निकालनी है किसी की, बट इंटीजर वैल्यू निकालनी है। ये भी 2023 10 अप्रैल, वो 15 का था, ये 10 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो मुझे पूछा है अगर मुझे यहाँ से सीधा यहाँ जाना हो, सो ये वैल्यूज कैसे, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। इसका हम सीधा आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो ई नॉट वैल्यूज हैं दे कैन नॉट बी एडेड।
हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते, वो एडिटिव नहीं है। बट एडिटिव क्या है? डेल्टा जी वैल्यू। सो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसे डेल्टा जी की टर्म्स में लेकर आए। चलिए लेकर आते हैं। मेरे पास पहला क्या है, FeO4 2 नेगेटिव गोइंग टू Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पर है E नॉट की वैल्यू दैट इज 2.2। तो अगर मुझे इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी हो -NFE नॉट सेल। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज +6। तो ये +6 थे, +3 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन्स का। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू हियर, -3 इंटू F को एज इट इज रख देते हैं, 2.2। सो क्या आंसर आया? -6.6 फेराडे को एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव से जा रहा है Fe2 पॉजिटिव, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो दे रखी है 0.70, अब वो माइनस में 0.70 हो जाएगी। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ से वहां तक का जंप, FeO4 2 नेगेटिव गोइंग टू Fe2 पॉजिटिव। तो ये दोनों चीजें जो है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। सो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? -6.6 माइनस 0.70। अब इनको ऐड कर दो, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास वैल्यू आएगी, तो ये आ रही है 7.3F। ओके, ये आ रही है मेरे पास 7.3F इन माइनस। तो ये मेरे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। बट उन्होंने मुझसे पूछी है E नॉट की वैल्यू, सो इसको लिख लेते हैं -7.3F। आई नो NF E नॉट सेल माइनस इज इक्वल टू -7.3F, यही तो है ना आंसर। अब यहाँ पर -NF E नॉट सेल इज इक्वल टू -7.3F है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ यहाँ से यहाँ? ये तो थे 6 +6 थी, यहाँ पर +2 हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स का। सो यहाँ पर -4F E नॉट सेल इक्वल टू -7.3F। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। E नॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो E नॉट की वैल्यू क्या हो गई? ये F से F भी कैंसिल हो गया, 7.3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये क्या आ रहा है? 1 कितना आंसर आएगा? सो ये आंसर आ रहा है 1.825। ये आंसर आ रहा है मेरे पास। ओके, सो ये वैल्यू आपको डालनी है। बट यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -3 की टर्म्स में, तो इसको -3 की टर्म में लेकर जाओ, क्या आंसर आएगा? 1825 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ब्लैंक में ये आंसर आएगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ये है जेई का लेवल, ठीक है। सो हो क्या रहा है, यहाँ पर हमें इधर से यहाँ जंप करना था। E नॉट की वैल्यू तो ऐड हो नहीं सकती, तो G की वैल्यू वो है जो हम ऐड करेंगे। अब G की वैल्यू कैसे ऐड हो रही है? हमारे पास पहले यहाँ से देखो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, फिर यहाँ से वहां तक इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए। सो वो करके मैंने निकाली डेल्टा G की वैल्यू फॉर अ रिक्वायर्ड रिएक्शन। उसको करने के बाद मैंने निकाली E नॉट की वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो फॉर्मूला तो काफी इजी है, एनसीईआरटी से पढ़ते हो या किसी बुक से भी। अगर ऐसे क्वेश्चंस एटलीस्ट अभी अगर ये क्वेश्चन देख लिया तो एटलीस्ट सिमिलर 10 क्वेश्चन जरूर करना सॉल्व। ओके, तभी ये चीज समझ आएगी एंड ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हाई है, ठीक है। डन, ये भी आ रखा है एग्जाम्स में, तो यहाँ पर भी गिवन है, मैंने सोल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट, अब ये देखो फिर से थ्योरी के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये किस में आ रखा है? 8 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में ये आ रखा है। तो कितना इजी था, जो बेचारे अभी 10th के लिए थे उनको ये इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ा, बट 8 वालों के लिए इतना इजी क्वेश्चन आ गया। गुड, चलो देखते हैं कि क्या ये सच में इजी है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट अ रिएक्शन कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर, ओ माय गॉड, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू रिएक्शन गिव्स एनर्जी। अरे एनसीईआरटी बुक खोलना, उसमें एज इट इज ये लाइन गिवन है। जब आप जी का ई के साथ रिएक्शन देखने पड़ते हो ना, तो ये लाइन एज इट इज गिवन है। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। बट उन्होंने मुझसे पूछी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ई नॉट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। कभी पढ़ा है ये ऐसा? चाहे नहीं भी पता, इसमें तो तुक्का भी लग जाता। ई नॉट सेल के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स टेकन एंड करंट एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बट प्रेशर पे वो चीज डिपेंड नहीं कर रही। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट गिब्स एल्मोर जो भी इक्वेशन है वो कर रही है हमने, ये आपको इक्वेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में करते हो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला इज करेक्ट।
Last is a cell is operating reversibly if the cell potential is exactly balanced by opposing source of potential difference. कि अगर कोई सेल कर रहा है, फंक्शन कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो अगर उसको रिवर्सिबल स्टेट में करना हो तो एक ऑपरेटिंग ऑपोजिट आप लगा दो उसमें सेल में, ताकि वो वोल्टेज आती रहे, बट ये इतनी स्लो होनी चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. These statements are correct. तो कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ओनली 1. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1. काफी इजी क्वेश्चन था ना, तो इनकी तो चांदी हो गई जो इस सेशन में बैठे होंगे. सही है. सो यू कैन नॉट स्किप थ्योरी अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो. यू कैन स्किप न्यूमेरिकल. स्किप करना ही नहीं है अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टाइप, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो आप लोग. क्या करना है, अगर समझ में आ जाता है, क्लिक कर जाता है ना एक बार में, तब तो बहुत इजी है. अदरवाइज इसमें तो उलझे ही रहोगे. तो क्या करना है, हमारे पास कुछ ई नॉट वैल्यूज दे रखी हैं. नंबर ऑफ मेटल्स जो कि ऑक्सीडाइज हो सकती हैं बाई NO3 नेगेटिव, ये भी 1 फरवरी की इवनिंग शिफ्ट में आ रखा है. ठीक है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है, बट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है जिनको ये कंसेप्ट की बेसिक क्लैरिटी नहीं है. तो इसके लिए प्लीज गो वॉच माय लेक्चर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड लेक्चर है हमारा, उसमें ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, एंड फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में वो भी बता रही हूँ कहाँ पर है. ठीक है, प्लीज गो वॉच, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें मैंने क्लियर करी हैं. अब ये जो नेगेटिव ई नॉट सेल वैल्यू है, ये सारे क्या है? SRP. तो किसी को SRP की फुल फॉर्म पता है? दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या बता रही है? अब ये तो आयरन है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो ऑपोजिट, इसीलिए नेगेटिव आ रही है वैल्यू इसकी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ी है. अब इसका मैं एक चीज बता देती हूँ, रटना है रट लो, समझने के लिए गो वॉच द लेक्चर. मैं एक लाइन बता देती हूँ. ये मेटल विच मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय, मतलब अगर इससे मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है तो ये क्या हो रही है? NO3 क्या हो रहा है? ये खुद क्या कर रहा है? रिडक्शन. अगर इसकी खुद की रिडक्शन हो रही है तो मतलब ये कैथोड पे जाएगा. तो हमें क्या फाइंड करना है? इनमें से हमें वो फाइंड करनी है मेटल विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड वो एनोड है. सो अब ऑक्सीडेशन एंड एनोड, तो कैथोड की वैल्यू जितनी हाई होगी, जितनी इसकी वैल्यू हाई होगी, वो उतनी अच्छी कैथोड बनेगी. तो कोई भी जो इससे ऑक्सीडाइज होगा, जो एनोड एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू इससे तो कम ही होनी चाहिए. तो जिसकी भी इससे वैल्यू कम है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगी. तो किसकी वैल्यू कम है? ये तो बहुत कम है, ये भी करेगी. ये भी कम है, ये 0.80, ये भी कम है, बट ये 1.40 हो गई, तो ये नहीं करेगी. ये कैथोड बनेगी फिर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का तो नेचर ही नहीं है रिएक्ट करने का, तो फिर भी उससे करवा रहे तो ये कैथोड बन जाएगा फिर. ठीक है, बट उन्होंने पूछा कितनी मेटल्स? 1 2 3. जितना हाई, इस लाइन को ध्यान से सुन लो, जितना हाई रिडक्शन पोटेंशियल SRP वैल्यू, उतना ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी है कैथोड पे जाने की, रिडक्शन करने की. और जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी है एनोड पे जाने की. ठीक है, उसकी टेंडेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन करने की है, ऑक्सीडेश होने की. यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज करेगी. तो यहाँ पर ये लाइन उन बच्चों के लिए बहुत ट्रिकी होगी कि ऑक्सीडाइज बाय का मतलब क्या है. अब मैंने तो सॉल्व कर दिया, बट वो बच्चा जो आप लोग जो जेईई के एग्जाम में बैठने वाले हो, आपने तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ एक पूरा दिमाग में भर रखा है जेईई के पेपर में, और बैठे टाइम ये भी माइंड में आ रहा होगा, भाई अगर ये तो क्लियर करना ही है, ये तो क्लियर करना ही है, और चांस नहीं है. तो डर के साथ ये ऐसी चीज, सिंपल सी चीजें भी फिर समझ नहीं आती. तो घबराना नहीं होता उस टाइम पे, पेशेंस रखनी है. डन, ये भी क्वेश्चन हो गया. 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. अब नहीं, ये 5 हो गया, 6 पे आते हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ, ये भाई सबसे इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो लाइक इट वाज सो फनी कि ये क्वेश्चन आ रखा है. तो 31 जनवरी को मेरी कजन का बर्थडे होता है इस दिन, तो 31 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रखा है. यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ ओके, बट हमें पता है कि इन्होंने क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी. उसका फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज कापा × 1000/C. तो कापा की वैल्यू चाहिए, बट ये तो रेजिस्टिविटी की दे रखी है. तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1/कापा. तो ये क्या हो सकता है? 1/5 × 10⁻³ तो ये क्या आ गई? 10⁻³ / 5. ये वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, अब यहां पर वैल्यू डाल दो 3/5
इंटू 1000। अब ये क्या आ गया 200। सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0.8। सो ये क्या आ रहा है मेरे पास 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.8। ये वैल्यू आ रही है। सो ये आंसर आ रहा है 0.25 इंटू 10⁻6। ये आंसर मेरे पास आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके यूनिट्स इसकी यही लिख लेनी है, तो ज़्यादा यूनिट्स पे ध्यान हम नहीं दे रहे अभी, बट हाँ अगर पूछा जाए तो याद भी रखनी है। मैं तो नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे गिवन है। आंसर अब मेरा 6 की टर्म में आया है और उन्होंने मुझसे पूछा है 4 की टर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को इधर उधर करना पड़ेगा। सो अगर मैं ये इस इधर कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 25 इंटू 4। तो यहाँ पर क्या आने वाला है आंसर 25। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। सो इट बिकम्स वेरी इजी जब आप ये फॉर्मूलाज को बार बार कर रहे हो। तो इससे क्वेश्चन ज्यादा आ रखे हैं। 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आगे। एक जो पहला क्वेश्चन था जिसमें सारी रीजनिंग थी, सेकंड क्वेश्चन बीच में करा हमने जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। ये अब क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, ठीक है। सो ये 3 आ चुके हैं, डन। और इसका सोल्यूशन देखो कितना इजी सा गिवन भी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। ई नॉट दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखी है, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। तो भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे चुके हैं ये। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सो व्हाट कैन वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को लिख लेते हैं कि रिएक्शन हो क्या रहा है। एक्स जा रहा है X2 में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्स मेटल है, ये कन्वर्ट हो रहा है X2 पॉजिटिव में, ओके। एंड Y जा रही है Y में, ठीक है, तो Y2 पॉजिटिव जा रहा है Y में, डन। ये ना बिल्कुल जिंक एंड कॉपर का केस जैसा है, ठीक है। अब मेरे पास इनकी E0 X की वैल्यू दे रखी है +2 to X, तो ये ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सो मैं यहीं पे निकाल लेती हूँ। E0 की वैल्यू क्या रहेगी, E राइट माइनस E लेफ्ट। राइट पे क्या है 0.36 माइनस ऑफ 2.36, कितना हुआ ये आंसर, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। सो इसका आंसर आ रहा है +2.72 वोल्ट। तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास E 2.72 वोल्ट, करेक्ट। ये हमने निकाल लिया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, नस्ट इक्वेशन यूज हो रही है, आपको पता है नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं, -2.303 RT अपॉन NF। N कितनी वैल्यू है, 2 ही उनके ऊपर चार्ज आ रखा है, तो 2 ही इसकी वैल्यू है, 2F log ऑफ। अब लॉग की वैल्यू किस चीज की निकालनी है, जो इनकी गिवन है। यहाँ पर एक्वस एक्वस कौन है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है। जिसके ऊपर मैं ये ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक तो क्या ही है, ये फैक्ट है हमारे पास, और ये है सॉलिड। जो भी आयंस होते हैं वो सोल्यूशन में रहते हैं, वो एक्वस है, और वही हमें कंसीडर करने हैं। सॉलिड को तो हम 1 ले लेते हैं। सो लॉग ऑफ X2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Y2 पॉजिटिव, ये वैल्यूज आएंगी। इसकी पूरे की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू। हाँ यहाँ पे गलती करते हो, मेरे पास यहाँ पर आ रखा है 2F, बट इन्होंने वैल्यू दे रखी है सिंगल F। तो क्या आना है, क्या करना है हमें यहाँ पर 2.303 RT, ओके। यहाँ पर इस चीज की वैल्यू को, इसको चलो पूरी को ले लेते हैं हम 0.06, इतना ही दे रखा है। देखो कैलकुलेट करोगे आपके पास इतना ही आ रखा है, उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, ओके। अब लॉग ऑफ यहाँ पे मैंने कितनी निकाली थी 2.72 माइनस E। अब लॉग के लिए वैल्यूज, x की वैल्यू दे रखी है 0.01 और इधर y की वैल्यू कितनी रखी है 0.01, हाँ 2.7 ही थी, हाँ यस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है मेरे पास लॉग 0.1 ही आ रहा है, और ये 0.03 माइनस 2.72, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन में ही आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तो इसका -1 आ रहा है, 0.03 इंटू -1 माइनस 2.72 इक्वल टू E। सो ये माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये क्या आ रहा है 0.03 ही रहेगा, और माइनस कर दो, कट लगेगा, आंसर कितना आ रहा है 2.75। हाँ, सो यहाँ ये प्लस हो जाएगा, सो क्या आंसर आएगा
2.75 वोल्ट। तो ये आंसर मेरे पास आ रहा है 2.75 वोल्ट फुल सेल के लिए, जहां पर मैंने कुछ नहीं करा, बस जो गिवन था वही निकाला। अब मेरे पास आंसर तो आ रहा है 2.75। उन्होंने पूछा है इंटीजर्स में, तो क्या करना है मुझे, अब मुझे -2 गिवन है, सो मुझे इसको पॉजिटिव में लाना है। सो पॉजिटिव में लाने के लिए आई एम गेटिंग 275 आंसर। तो समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पर सेम चीज गिवन है, सो सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज डाल दी हैं, जो भी गिवन था वो लिख लिया, E0 सेल निकाला। सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लो, ये तो सबको याद ही हो जाती है, उन्होंने गिवन भी है, दे भी रखा है। लॉ की वैल्यू भी डिफिकल्ट नहीं दी, इससे इजी क्या होगा, तो बस वैल्यू निकालनी थी, फॉर्मूला डालना था। लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू 275। ओके, डन विद दिस पार्ट। सो कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक सारे न्यूमेरिकल्स में जो हैं, वो कौन सा डिफिकल्ट था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो केमिस्ट्री में तो मार्क्स लाने बहुत ही इजी हैं। नेक्स्ट, ओके, ये क्वेश्चन इसमें इक्विलिब्रियम के साथ, तो मतलब कोई छोड़ ही नहीं सकते चीज, सब में से क्वेश्चंस आ रखे हैं। यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, k की वैल्यू दैट इज 1 × 10⁻20। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Sn की, दैट इज 10। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट एंड जिंक का हमें गिवन है, रिएक्शन इज पता ही है हमें, ये भी वैल्यू दे दी है। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन कौन सा यूज होने वाला है, E0 इज इक्वल टू 2.303 RT/NF log ऑफ K। अब ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर तो ये गिवन है 0.059/2 log K की वैल्यू तो है 10⁻20। अब जो पावर्स में रहता है वो आगे आ जाता है और ये आएगा E0 के इक्वल, तो E0 इज इक्वल टू 0.0295 इंटू 20। सो यहाँ पर ये वैल्यू सिंपली मैं और भी क्या कर सकती हूँ, आई कैन, इसको 20 आ रहा है, सो आई कैन जस्ट कैंसिल इट। सो यहाँ पर 0.059 और ये 2 and 20 आ रहा है, सो आई कैन कट देम एज वेल। सो 2 10। सो मेरे पास E0 की वैल्यू क्या आ गई है, 0.59, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो इतना इजी कैलकुलेशन था। अब ये तो मेरे पास आ रखी है E0 की वैल्यू 0.59 जो आ गई, एक बार दोबारा से देख लो, मैंने क्या करा, K की वैल्यू इधर डाली, E0 जो है उसका एक्सप्रेशन डाला, K की वैल्यू मेरे पास गिवन थी, तो मैंने E0 की वैल्यू निकाली है। अब जब E0 की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है E0 का 0.59। ओके, अब मेरे पास E0 क्या है, E is equal to E0 of zinc plus E0 of SN2 positive। ओके, इसको लिख रही हूँ और इक्वल टू 0.52। अब ये वैल्यू तो मुझे माइनस में दे रखी है, तो मैं उल्टा ले रही हूँ, इसीलिए पॉजिटिव साइन बीच में आ गया। सो 0.76 वोल्ट प्लस E0 ऑफ SN इक्वल टू 0.59। तो E0 SN कितना आया, 0.59 माइनस 0.76। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है -0.17। ये तो मेरे पास इसकी वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, बट अगर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखना हो तो मेरे पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 0.17। तो ये इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब इसको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ -2, तो क्या आंसर आएगा, 17। ओके, सो वो आंसर्स पॉइंट्स में नहीं ले रहे, अगर पॉइंट्स में आ जाता तो बोल रहे हैं कि नियरेस्ट इंटीजर में लिख दो। तो कुछ नहीं था इसमें, हमें बस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए K की वैल्यू के लिए, एंड लॉग की वैल्यूज तो काफ़ी इजी रह जाती हैं। सो इसका मतलब क्या है, आपको फोकस नहीं करना है अगर वो एग्जाम में लॉग की वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं तो, ठीक है, डन। सो यहाँ पर भी मैंने दिया है 0.17 आंसर आ चुका है मेरे पास। अब ओके, सो यहाँ पर अब एक फिर से क्वेश्चन आ चुका है फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। तो इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये ग्राफ दे रखा है, सो दिस इज अ ग्राफ शोइंग कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो रही है कंसंट्रेशन के साथ। ये जो A है दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबको पता होना चाहिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, एंड जो स्ट्रेट लाइन रहती है वो रहती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो जाकर, अभी लास्ट वीक ही हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीक, ठीक है। और ये भी
29 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखा है। सो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन है पूछा हुआ नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। चलो गैस करो इन दी कमेंट सेक्शन के इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से बोल रखा था कि जेई के PYQs लाओ पर चैप्टर, तो वो आ चुके हैं। तो अब आपका काम क्या है? शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करके आंसर्स कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वहीं से मुझे फ्यूल मिलता है आपको पढ़ाने के लिए। चलो इतनी बातें कर दी, आपको टाइम मिल गया होगा रीड करने के लिए। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट डेल्टा एम फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए कैन बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रापोलेशन। कि ए को अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूं, मतलब बढ़ा दूं ऐसे, तो क्या मेरे को मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी? ये तो बाहर जाएगा, ये इससे साथ तो कभी मैच ही नहीं कर रहा, तो इनकरेक्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तभी तो क्लार्श लॉ आया था। सो दिस इज रॉन्ग। फॉर इलेक्ट्रोलाइट बी, जो बी है दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको आप कर सकते हो, उसको आप ऐसे ऐसे ले जाओ, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इजी है। सो इलेक्ट्रोलाइट बी, ये ग्राफ आपको पूछा कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है विद इंटरसेप्ट इक्वल टू डेल्टा एम, एग्जैक्टली। सो एक्सप्रेशन क्या रहता है? डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस ए अंडर सी। दिस इज डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। इसमें अगर ग्राफ ये आ जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया एम एक्स, ये हो गया सी मेरे पास, और ये है y। तो जब इनको मैं प्लॉट करूंगी तो मेरे पास ग्राफ क्या आता है? नेगेटिव में आता है विद एन इंटरसेप्ट ऑफ एम नॉट, और ये मैंने प्लॉट करा है एक्स एम एंड अंडर सी में। सो जब इसको मैंने प्लॉट करा है, यहीं पे ग्राफ, यही ग्राफ बता रही हूँ, सो ये है m में और अंडर सी में। सो दिस इज d बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन एंड दिस इज करेक्ट। हाँ, एन इनफाइनाइट डिल्यूशन द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेस टू 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट b। b के लिए 0 नहीं होती वो वैल्यू, नेवर, इट अप्रोचेस 1, इट अप्रोचेस 1। दिस इज समथिंग यू हैव टू मेमोराइज। डेल्टा m नॉट फॉर इलेक्ट्रोलाइट a एंड b कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लैम्डा नॉट फॉर बोथ इंडिविजुअल लाइन्स। नहीं, वीक के लिए आप यूज करते हो क्लार्श लॉ, उसमें ये चीज यूज हो रही है, और स्ट्रॉन्ग के लिए आप यूज करते हो ये चीज, तो ये गलत है। सो ये स्टेटमेंट गलत। तो कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 2, 1 2। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इस कंसेप्ट को अब अच्छे से पढ़ना है। जितनी बार भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाओगे, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, क्लार्श लॉ का टॉपिक छोड़ना ही नहीं है। ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट, तो उस चीज को अच्छे से करना है। ओके, 10th क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस में आज लास्ट क्वेश्चन की बारी आई है। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, बस कुछ बच्चे तो, कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं स्टूडेंट थी, कि समझ ही नहीं आता कि क्या पूछा है। ये आ तो रहा है उस टॉपिक से जो कि हमें फैराडे के लॉज करे थे, अब उसमें कैसे करना है, उसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे, क्योंकि वो सबसे ईजी लगता है। अमाउंट ऑफ चार्ज इन F रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4। पहले हमें निकालना है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड रहेगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना भी, अगर सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है, एक सेल है, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोड पे कितना करंट, कितना वो डिपॉजिट होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आपने कितना करंट पास करा, तो कितना आयरन डिपॉजिट होगा वो पूछा है। तो पहले आयरन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 3x माइनस प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। सो क्या आता है? x इज इक्वल टू प्लस 8/3, यही आ रहा है, प्लस 8/3। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेंगी? Fe3O4 प्लस 8 पॉजिटिव प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा यहाँ पर? Fe3 है तो 3Fe प्लस अब 4 वाटर। ये हाइड्रोजन 8 क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बैलेंस करना था। यहाँ पे 4 हमारे पास अगर ऑक्सीजन होते हैं तो हमें डबल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है। सो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? सो मेरे पास अब चार्ज भी कितना रिक्वायर्ड रहेगा? चार्ज रिक्वायर्ड वो भी क्या होगा? 8/3 ऑफ F। तो उन्होंने F की टर्म में पूछा है, 8/3 ऑफ F। अब 8/3 को करके देखो, यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 फैराडे। 3 फैराडे के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 फैराडे में जा रहा है तो 3 से 3 में जा रहा है तो 3 ही लगेगा। कितना इजी था। या तो आप ऐसे कर लो, दैट इज द ऑथेंटिक वे, या आपको पता है भाई इसमें 3 है, 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए, सॉरी 1 मोल ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और इतना ही चार्ज चाहिए, तो यहाँ पर अगर 3 है तो 3 में जा रहा है, सो 3 फैराडे लगेगा चार्ज।
इजी। तो ये क्वेश्चंस करने बहुत ही आसान है, इसका मैंने सोल्यूशन यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन वर रोलर कोस्टर ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसने अच्छे से कर रखा है उसके लिए फिर भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का एक लेवल था। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस ऐसे ही टफ होने वाले हैं बट इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। समरी की बात करूं तो हमने सॉल्व करे हैं आज क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर, लेटेस्ट ईयर, मतलब इसी साल में से। तो लेटेस्ट ईयर के PYQs हमने सॉल्व करे हैं, जो कि आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी का टॉपिक मिस नहीं करना है। एंड जो भी आज मैंने करवाया है वो सब कुछ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर, एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हो। तो ऐसे ही क्लासेस अटेंड करते रहिए, आंसर्स बताते रहिए कॉमेंट सेक्शन में, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।